इस वाली वीडियो में हम लोग पिछले रिकॉन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहले वेबैक यूआरएल्स। लेकिन चलिए ऐसा करते हैं, पहले शोडान को देख लेते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, जो जिस पे हम हंट करेंगे मैनुअल, तो वो छोटा सा टारगेट है। अभी नया डोमेन बना है तो ना ही उसकी कोई आईपी रेंज होगी, ना ही उसने कोई आईपी अपने खरीद रखे होंगे। तो हम सीखने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसी बड़ी कंपनी लेते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत भी ना हो अगर मतलब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाए करके। तो जैसे कि हम फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, इनमें से कुछ ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे पहले चले जाओ और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो इसका एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन नेम लिखा होता है। ठीक है, ये जो डोमेन है या फिर आईपी है वो किसको बिलोंग कर रही है और उसका कॉमन नेम क्या है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन वाले कीवर्ड को इसको कर लेता हूँ कॉपी, और ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक रिजल्ट पाने के लिए आपको एक कीवर्ड लगाना है ORG, और यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो इससे रिलेटेड जो भी इसको बिलोंग कर रहे होंगे आईपी, वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। अब देखो, जितने ज़्यादा रिजल्ट होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। और मैं बता दूँ, यहाँ पे सारे रिजल्ट वैलिड नहीं होते। हो सकता है आपने यहाँ पे ORG डाला हो और यहाँ पे जो आपके पास आईपी आ रहे हो वो डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट का मतलब है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे अमेज़ॉन डाला, अब यहाँ पे आईपी जो आएंगी वो अगर क्लाउड की हुई तो इसका मतलब है, मान लो मैंने AWS से कोई सर्विसेज ले रखी हैं तो आईपी मुझे मिला है, तो यहाँ पे लिस्ट मेरा आईपी हो रहा है। जब आप हुईस चेक करोगे तो भले ही अमेज़ॉन दिखाएगा, लेकिन उसे लिया मैंने। और ये अमेज़ॉन काम करता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो जिम्मेदारी अमेज़ॉन की होगी। ठीक है, डेटा आपका कहाँ पे रखा जा रहा है, आंधी तूफान से बचाया जाएगा। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट करोगे तो उसमें सिक्योर कोडिंग वगैरह वो आपकी सब जिम्मेदारी होगी। एनक्रिप्शन सही से यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं। तो ये हो सकता है क्लाउड है, क्लाउड वाले पे मत करना, क्योंकि ये हो सकता है जैसे कि मेटा का भी कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, किसी ने होस्टिंग ले रखी हो, तो ये उस यूज़र का आईपी होगा, मतलब यूज़र की एप्लीकेशन होगी। इस पे हंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर फेसबुक पे रिपोर्ट करोगे तो नॉट एप्लीकेबल चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये मेरा पहला पेज खुला है, दूसरे पे जाते हैं। ये काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत सारे आईपी हैं। अब जैसे ही मैं तीसरे पे गया तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास शोडान का मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, और काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन इससे भी कैसे बचना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जैसे इससे ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट हमें मिले नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सी नेम को लेता हूँ। सी नेम को यूज़ करने के लिए आपको ये लगा। अब देखना यहाँ पे आईपी होगा कम। ठीक है, अब देखो ये फेसबुक को ही बिलोंग करने वाली चीज़ें आ गई। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास शोडान की मेंबरशिप नहीं है, 2 पेज से ज़्यादा मैं नहीं देख सकता। तो आपको एक काम ये करना है कि इनमें से किसी पे भी मोर पे चले जाना, और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं HTTP टाइटल सिलेक्ट करता हूँ, टाइटल के हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे ये फेसिट एनालिसिस, ये एक टाइटल है, इसके हिसाब से जैसे यहाँ पे चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मैं मान लो इस पे चला गया, एक ये खोल लिया, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पेजेस खोल सकते हो। आपको जो 2 पेज की रेस्ट्रिक्शन आ रही थी वो नहीं आएगी। इसको ओपन करते हैं।
देखो ये भी आपको वेरीफाई करना होगा कि ये बिलोंग किसको कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो सी नेम क्या आ रहा है, apple.com। ये देखो जैसे कि ये फॉल्स पॉजिटिव। इंडेक्स ऑफ, इसको देखते हैं किसको बिलोंग कर रहा है। apple.com लिखा है, लेकिन ये देखो K7 ने कुछ ज़्यादा वेरीफाई किया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और चेक कर सकते हैं whois.com पे जाके। देखो ये भी फॉल्स पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना है। कहीं आप गलत डोमेन पे हंट कर दो, फिर आप रिपोर्ट करोगे तो नॉट एप्लीकेबल या आउट ऑफ स्कोप जा सकता है। ये भी ऐसे ही लग रहा है रिजल्ट। ये बिलोंग कर रहा है फेसबुक को। ये देखो, ठीक है। ये देखो, इसका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सेम है, मेन वाले डोमेन की तरह। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग वगैरह करके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पहले देखता हूँ robots.txt, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, डर सर्च चलाओ इस पे, एन मैप स्कैन करो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे ये तो रही बात इसकी HTTP टाइटल की। यहाँ पे आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, HTTP.status। जैसे मैं वही रिजल्ट चाह रहा हूँ जिनके स्टेटस कोड 200, क्योंकि देखो ये 301 रीडायरेक्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसका क्या क्या करूँगा, मुझे तो IP स्पेंड करना है ना। तो ये 200 स्टेटस कोड वाले आ जाएंगे। अब देखना है कि बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये भी चेक करना है कि ये फेसबुक ही यूज़ कर रहा है। कहीं अगर ये मान लो क्लाउड के चक्कर में कोई यूज़र यूज़ कर रहा हो, तो आपको उस पर हंट नहीं करना है। जैसा कि मान लो, समझ लो यहाँ पे आपको कोई IP मिल गया, तो जो अधिकतर देखा गया है, एक चीज़ रिपोर्ट करते हैं, वेब बाईपास बाई ओरिजिन IP फाउंड। तो ये सबसे कॉमन बग है जो कि रिपोर्ट किया जाता है। इसकी भी रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँ। ये देखो इन्होंने शोडान की जगह सेंसिस यूज़ किया है, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे शोडान में जैसे आपको ना काफ़ी सारे कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने इतना यूज़ कर लिया, अब आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, HTTP.title। मतलब मैं ऐसे पेजेस चाह रहा हूँ जिनके ऊपर एडमिन लिखा हो, मतलब यहाँ पर टाइटल में। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे तो अभी नहीं मिला, क्या होता है ना, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड मिल जाता है कभी कभी, या तो ओपन मिलता है या फिर लॉगिन अगर पेज है तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, या फिर एक डायरेक्टरी पीछे जाके ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डैशबोर्ड, जो ये कीवर्ड है वो आपको यूज़ करते चलना है संग संग में। जैसे ये आ गया, चलो ये तो इसका है। शोडान की एक डॉर्क भी है, शोडान डॉर्क। डॉर्क।
आपको काफ़ी सारी यहाँ पे शोडान डॉक मिल जाएंगी। आप कंट्री स्पेसिफिक रिजल्ट भी निकाल सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन वाला मैंने बता ही दिया है आपको, और एसएसएल भी। जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा आईपी रेंज है किसी कंपनी की, तो आप स्पेसिफिक पोर्ट को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है ये सब देख सकते हो। अब ये तो बात रही शोडान की। मान लो आपको आईपी मिल भी गया, तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी इन स्कोप में आईपीज ही आउट ऑफ स्कोप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या उन्होंने अलाउ कर रखा आईपी रेंजेस को टारगेट करना या फिर नहीं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे दूसरी जो टेक्निक है, वे बैक यूआरएल्स। सही है। जैसे ये जो हमारा टारगेट है, टारगेट खोल लेते हैं, यहीं पे खोल लेते हैं। देखो, वे हो सकता है वे बैक यूआरएल से हमें ज़्यादा चीज़ें इस टारगेट के लिए नहीं मिले, क्योंकि ये नया है। और वे बैक यूआरएल का काम क्या है कि ये क्रॉल करता है। ठीक है, तो इसे क्रॉल हो सक मतलब अभी भी क्रॉल करा हो या फिर नहीं करा हो, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा। अब देखो, मैंने ये वाली कमांड लगाई क्योंकि मेरे पास सिंगल यूआरएल था। आपके पास खूब सारे यूआरएल होंगे एक लिस्ट में। ठीक है, नोटपैड मतलब किसी फाइल में आपके पास खूब सारे डोमेन होंगे, तो आप ये वाली कमांड लगाओगे, सब डोमेन्स वे बैक यूआरएल्स, और इस तरीके से। ठीक है, देखो इसने कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है इसने कुछ निकाला होगा। फिर भी देखते हैं एक बार। तो ये आप समझ गए कि आप ये वाली कमांड लगाओगे। ये एंड का मतलब है इस वाली कमांड को बैकग्राउंड में रन करो। ठीक है, तो ये टर्मिनल खाली हो जाता है। अब जैसे हम लोग चेक करते हैं कि इसने कितने लिंक्स निकाले। देखो 0। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टारगेट नया है ना, इसलिए इसने क्रॉल ही नहीं करा है अभी तक। हम क्या करते हैं, कुछ किसी दूसरी कंपनी पे फीडबैक वगैरह चला सकते हैं, और चलाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ मुझे चीज़ें बतानी है। हम जैसे, चलो हैकर वन को ले लेते हैं। पहले इसके डोमेन निकाल लेते हैं, hackerone.com। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि ये एकदम क्रैश बना हुआ है टेस्टिंग के लिए, इसलिए इसको कुछ मिला नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी हम इसके यूआरएल निकालेंगे, वो कैसे अभी हम देखेंगे। इसको पहले ख़त्म होने देते हैं सब फाइंडर को। यहाँ पे देखो, इसको 15 सब डोमेन्स मिल गए हैं, और भी होंगे शायद, एमास वगैरह से और निकल जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, और लेकिन इसको मिले 15 से, लेकिन इसने दिया एक ही, पता नहीं क्यों। एक बार फिर चलाते हैं इसे। यहाँ पर हमारे पास सब डोमेन्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि वे बैक यूआरएल से इस पर चलाएंगे, वे बैक यूआरएल। और हम वेट करते हैं इसका ख़त्म होने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूआरएल इसके होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास वे बैक यूआरएल्स आ गए हैं, वो भी उसके हैकर बन के। ठीक है, जैसे अभी दिखा रही है, मैंने मतलब ऊपर के 10 निकाल के दिखा दिया आपको। अब देखो, आपका टारगेट कोई और होगा। हमने जैसे अपने टारगेट पे ट्राई किया, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वे बैक यूआरएल इतनी जल्दी क्रॉल नहीं कर पाता है। ये इसको अभी एक एक या फिर 2 महीना भी नहीं हुआ है बना हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या क्या कीवर्ड सर्च करने हैं वे बैक यूआरएल में, वो देख लेते हैं।
तो देखो, अधिक अगर अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका जो टारगेट है वो एचटीटीपी को यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ एचटीटीपीएस को यूज़ कर रहा है, तो ये टेक्निक यूज़ करना क्या कि पहले ही ग्रैब कर लेना, ताकि रिजल्ट आपके फ़िल्टर हो जाए एचटीटीपीएस को। सही है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन हम एक काम क्या करते हैं, ये तो करते ही हैं, संग में हमें कुछ और भी कीवर्ड जैसे फाइंड करने होते हैं, जैसे पीडीएफ। तो हो सकता है इंटरनल पीडीएफ्स आपको मिल जाएं जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ की ईमेल हो, पासवर्ड हो, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। तो ये आपको मतलब खोल के देखना होगा, या फिर आप अगर अनुमान लगा सकते हो उनके नामों से, जैसे कमेंट्स ऑन लिस्ट, इस तरीके से। जैसे जहाँ पे ये पब्लिक ड्राफ्ट हो, फिर तो उसे ओपन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही पब्लिक है। जैसे आपको कुछ मिल जाए जैसे कस्टमर्स ईमेल्स, इस तरीके की चीज़ें, तो वो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप कौन कौन से और एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, जैसे जिप। सही है। ये हो सकता है जिप फाइलें हो, इनको अनजिप करके देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो भी देख सकते हो। और एक्स मतलब जो जो आप चीज़ें गूगल डॉक में यूज़ करते हो, जैसे आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो पार्ट 1 रिकॉन की, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें दिखाई हैं। ठीक है। अब मैं इनको ओपन नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है, वो ये हैकर वन नहीं है, हमारा ये है। वो तो हम बस ये सीख रहे हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि इस पे हमें यूआरएल्स नहीं मिले। लेकिन फिर भी इसके कैसे यूआरएल फाइंड करना है वो अभी हम देखेंगे। तो मैं एक ही बार में आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन आपको यूज़ करने हैं। अभी ये बैक स्लैश जो है वो तब लगाया जाता है जब आप कोई सिंबल यूज़ कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे डॉक एक्स हो गया, आप जिप देखोगे, टीएक्सटी देखोगे, एक्सएल एक्स देखोगे, लॉग फाइल देखोगे, सीएसवी, कॉन्फ़िग, और कभी कभी पीपीटी भी मिल जाती हैं। मतलब इसके अंदर शायद ही कुछ मिले आपको सेंसिटिव, लेकिन हाँ, चेक तो कर ही सकते हो। एक्सएमएल देख सकते हो, देखना चाहो तो। और इसके बाद आप देख सकते हो जैसे पेजेस के अगर एक्सटेंशन, आप जैसे हम लोग अगर एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करते हैं तो हमारी सबसे फेवरेट पीएचपी एक्सटेंशन होती है, तो उसको भी आप देख सकते हो। सही है। अब ये तो हुई एक्सटेंशन, ये तो हमें गूगल डॉकिंग के टाइप की तरह है मतलब। अब जैसे हमें मान लो ओपन डिटेक्ट फाइंड करना है, तो आप ये पैरामीटर लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं मिला, रीडायरेक्ट, फिर इसे करते हैं रीडायरेक्ट, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे अपना यूआरएल चेंज कर सकते हो, या फिर मैंने एक वीडियो डाली थी, चलो उसको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे एक टूल है जीएफ टूल। ये क्या करता है, ये पैटर्न को फिल्टर करता है। जैसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं रीडायरेक्ट, मतलब तो ये हमें से खूब सारे यूआरएल देंगे। ये यूआरएल में फिल्टर करेगा कौन कौन से ऐसे यूआरएल होंगे, उनमें कौन कौन से पैरामीटर होंगे जिनकी मदद से हमें ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। सही है। या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन मिल सकता है, एसएसआरएफ, ये सब चीज़ें इन तरीके से। तो इसको आप एक्सप्लोर खुद ही करना, मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब आपको ग्रैब की जगह जीएफ लिखना है आगे, रीडायरेक्ट, जो अभी लिस्ट मैंने खोल के दिखाई थी ना, उनमें से कोई एक चीज़। तो हमें ये सारे यूआरएल मिल गए। अब देखो रिटर्न टू है, यहाँ पे अपना यूआरएल चेंज करके देखना। और बाईपास के लिए आपको पता ही होगा कि इसे यूआरएल एनकोड करो, या फिर ये जैसे होता है, जैसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो evil.com। एट द रेट यूज़ मत करना, वो तो फंक्शनैलिटी होती है। देखो //evil.com, या फिर आपके टारगेट का नाम डबल स्लैश, या फिर 4 बार स्लैश evil.com। ठीक है।
इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। ओपन रीडायरेक्ट की चीट शीट है। यहाँ पे ये देखो, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप, हाँ, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद एक और टूल आप लगा सकते हो, क्यू एस रिप्लेस। शायद ये काम करेगा। https://evil.com। तो पहले इसने क्या करा कि इसने पहले, ये देखो, इस वाली कमांड ने ट्राई किया कि मैं उन सब पैरामीटर्स को, मतलब उन सारे यूआरएल को लिस्ट कर दूं जिनमें पॉसिबिलिटी ओपन रीडायरेक्ट हो सकता है। तो देखो, रिटर्न टू है, और क्यूएस रिप्लेस ने क्या करा, जो भी इसको पैरामीटर मिले जीएफ से उनकी वैल्यू चेंज कर दी इससे। ये देखो, रिटर्न टू https, ये एनकोड हो गया evil.com, इधर एनकोड हो गया evil.com। इस तरीके से हर जगह क्यूएस रिप्लेस, मतलब जो भी आपको पैरामीटर यहाँ से मिला है, मतलब इसने जो भी पैरामीटर खोजे हैं जीएफ टूल ने, उनकी जो वैल्यू है उसको evil.com से रिप्लेस कर दो। हर किसी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। जित अगर एक यूआरएल में काफ़ी सारे पैरामीटर हैं, फिल्टर, पेज, रेंज, तो सबकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, किसी एक की नहीं। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और जैसे इसी में आप एक और चीज़ कर सकते हो, करते हैं के लिए, ये देखो इस तरीके से क्यू एस रिप्लेस और जी एफ में एक्सेस, मतलब एक्सेस से रिलेटेड पैरामीटर्स हमें निकाल के दे दो, मतलब वो यू आर एल जिनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वो सब दे देगा और उनकी वैल्यू इससे कर देगा रिप्लेस। जैसे कि फेल टू पार्स यू आर एल, एक मिनट, नीचे में कोई एरर है, ये देखो, ये इसने कर दिया रिप्लेस इमेज एस आर सी, और ये एनकोड हो चुका है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हर किसी में इसने कर दिया रिप्लेस। अब वैसे इतने सारे टूल शायद नहीं आप यूज़ करें, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक और चीज़ जो मैंने एक बार देखी थी कहीं पे, ये फ्रैग टूल, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी, ये मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपने जो ये चीज़ें लगाई हैं वो एक्सप्लॉइटेबल हैं या फिर नहीं, तो वल्नरेबल हैं या नहीं, ये चीज़ बता देगा। ये देखो, नॉट नॉट वल्नरेबल, एक्सेस फाउंड, देखते हैं एक बार, लेकिन ऐसी कोई गारंटी है नहीं मेरे ख्याल से, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखो, इसका मतलब ये सिर्फ रिफ्लेक्शन पे ही काम कर रहा है। अब इसके आगे आपको बाईपास देखना होगा, डबल यूआरएल एनकोड करके या फिर बेस 64 एनकोड करके, व्यू पेज सोर्स करके, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसने, अब ये फॉल्स पॉजिटिव हो भी सकता है या फिर नहीं भी, वो तो आपको यहाँ पे बाईपास की जब आप पेलोड लगाओगे तब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये था कुछ तरीका वेबैक यूआरएल के संग काम करने का। और तो ठीक है, आपके पास ये जीएफ टूल है ही, इससे आप लिस्ट कर सकते हो। और हम चीज़ें जैसे देख सकते हैं, ग्रैप, जो भी चीज़ें आप गिटहब डॉकिंग या फिर गूगल डॉकिंग में यूज़ करते हो ना, वो सब चीज़ें, जैसे हम गूगल वो गिटहब डॉकिंग में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एपीआई की देखते हैं, तो हो सकता है हमें वो कुछ मिल जाए। जैसे टोकन भी देख लेते हैं हम लोग, टोकन इक्वल टू ज़्यादा सही रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, और सेशन, ईमेल या फिर फ़ोन, कभी कभी ऐसा होता है वेबैक यूआरएल किन किन यूआरएल को क्रॉल कर लेता है, जैसे कि फॉरवर्ड पासवर्ड में। तो अगर गेट रिक्वेस्ट जा रही है ईमेल पैरामीटर के संग, तो वो हमें लिस्ट कर सकता है, जैसे इस तरीके से। ये तो एग्जांपल के लिए ईमेल इस तरीके से, तो आपको खूब सारे
यूज़र्स की ईमेल मिल सकती हैं। काफ़ी कंपनियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं लेकिन करती भी हैं। अगर आपने बल्क में निकाला, मान लो रिजल्ट आपको मिल गए 1000 या फिर 2000, तब आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अब हो सकता है आप किसी यूज़र को अनसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब, भले ही इसकी इम्पैक्ट कम होता है पर P4 में चला जाता है। तो यही था वे बैक यूआरएल्स में, आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि आपको मतलब चम्मच से खिलाऊं और आप उतना ही करो जितना मैं बताऊं, तो आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा वेबसाइट है इसको कैसे क्रॉल किया जाए, क्योंकि वे बैक यूआरएल्स है नहीं, तो हमें क्रॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे पास है कटाना, तो हम इसका यूज़ करते हैं, सही है। ये अपडेटेड है, अभी अपडेट करने का फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, जैसे मैं देता हूँ कटाना -h। अब देखो इसमें जो ज़रूरी पैरामीटर है वो यू, इसको टारगेट यूआरएल देना, या फिर आपके पास कोई लिस्ट हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन फ्लैग यही लगेगा। और एक जो फ्लैग मैं यूज़ करता हूँ वो देखते हैं किधर है। एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं। ये अपडेट हो गया है, लेकिन एक बार, जी हाँ, ये रहा वो, इग्नोर क्वेरी पैरामीटर। देखो अगर पाथ सेम है, पैरामीटर सेम है, आगे वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो वो एक ही बार लेगा। जैसे मान लो एक हमें पैरामीटर मिला, जैसे https email.com p=1, सही है। और वहीं हमारे पास एक और यूआरएल हुआ p=2, फिर एक और हुआ 3। तो ये हर यूआरएल को क्रॉल ना करके, सिर्फ मतलब हर यूआरएल को लिस्ट ना करके सिर्फ एक ही यूआरएल दे देगा, और हमें ये पता लग जाएगा हाँ ये पी है, इसका मतलब ये नंबर आगे चेंज हो सकते हैं। ये इग्नोर क्रॉलिंग सेम पाथ विद डिफरेंट क्वेरी पैरामीटर वैल्यूज, तो वैल्यूज डिफरेंट हो तब भी हमें एक ही बार दो, हम इससे ये कहना चाह रहे हैं। अब ये हमारा टारगेट मैंने इसको कर लिया कॉपी, मैंने दिया कटाना -u और URL -iqp, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ कटाना URLs में। ये बैकग्राउंड में गया नहीं, पता नहीं क्यों, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दी क्रॉलिंग, देखते हैं कुछ आया या फिर नहीं। तो इसको सिर्फ 2 ही यूआरएल मिले हैं, कटाना, कोई बात नहीं। और वो शायद इसलिए क्योंकि ये है बिल्कुल नया टारगेट, लेकिन इससे फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। पूरे पाथ को एक बार देखते हैं क्रॉल करके। अभी भी ये हमें सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप कोई दूसरा क्रॉलर यूज़ करें तो वर्क कर जाए, क्योंकि इसमें लिंक तो बहुत सारे हैं, ये देखो। पर यह है कि तरीका यही है इसको क्रॉल वगैरह करने का।
चलो कोई बात नहीं, पर आप समझ तो गए कि अगर लाइव क्रॉलिंग करनी है तो कटाना का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास कटाना की यूआरएल है और वेबैक यूआरएल है, दो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों को आप कर लो सॉर्ट। जैसे वे वेबैक यूआरएल्स और कटाना की यूआरएल हम करना चाह रहे हैं एक ही फाइल में, और सिर्फ यूनिक निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो इस फाइल में यूआरएल हो वो इसमें भी हो। देखो, अब आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें हैकर बन के हैं, इसमें इस वाले टारगेट के। आपके दोनों में सेम ही होंगे। ठीक है, तो हम एक फाइल में करना चाह रहे हैं तो सॉर्ट और यूनिक फाइंड कर रहे हैं। इसको हम डाल देते हैं एक अलग फाइल में, यूआरएल्स। यहाँ पे आ गए यूआरएल। यूआरएल देखते हैं कितने यूआरएल हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हैं। अब जो एक चीज़ है वो ये कि हो सकता है वे वे यूआरएल्स में कुछ लाइव भी ना हो, मतलब जो एचटीटीपी हो, जो बहुत पहले बंद हो गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, कैट करना है, ग्रैब कर लेना और इसको पहले एक अलग फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे कि वे यूआरएल 2 या फिर एचटीटीपीएस ओनली यूआरएल, और फिर ये सॉर्ट करना दोनों को। अब हमारा काम इतना ही नहीं है। हम जैसे जावास्क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं, जैसे हम आगे करेंगे, अभी नहीं, स्कैनिंग वगैरह करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल्स की, तो ये तो सिर्फ रिकॉन है। अभी हम फाइलें इकट्ठी करके रख लेते हैं। जैसे हमने इसमें सारे यूआरएल सॉर्ट करके रख लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैट यूआरएल्स, और हम सिर्फ ग्रैब करना चाह रहे हैं डॉट जेएस फाइल्स। इसको रख देते हैं जेएस फाइल्स के अंदर, और देखते हैं कितनी फाइलें आ गई जेएस की। ये इतनी है। इसमें भी हो सकता है कुछ लाइव हो या फिर नहीं हो, मतलब कुछ एचटीटीपीएस पे हो। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कुछ ऐसी भी थी जो एचटीटीपी पे थी। सही है, कोई बात नहीं। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे जेएस फाइल्स आ गए। अभी हम स्कैनिंग पे नहीं जा रहे हैं, वो बाद का टॉपिक है कि हम कैसे टूल को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट फाइल में से चीज़ें निकालेंगे, लिंक निकालेंगे, क्रेडेंशियल्स निकालेंगे। तो वो बात के लिए है। इसको रखते हैं इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।